आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। साथियों, आज इस श्री गुरु भैरवे के मंदिर में उपस्थित होना और जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया वो इसका उदाहरण है। और आज मुझे स्मृति चिन्ह में भी पूज्य स्वामी जी ने पीकॉक ही दिया है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। वैसे दिल्ली में आप सब देशवासियों की कृपा से भारत सरकार ने मुझे जो सरकारी निवास स्थान दिया है वहां भी पीकॉक बहुत है और कई से तो मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूं कि पीकॉक कितना शांत और सुंदर पक्षी है। साथियों, हमारे समाज में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्व आते रहे हैं जो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रहे, वे लोगों के बीच रहे। उन्होंने लोगों के सुख दुख को समझा, उनके संघर्ष को महसूस किया और समाज को दुख से, पीड़ा से, कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी भी ऐसी ही दिव्य विभूति थे। वो शरीर से हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन वे यहां मौजूद है। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया। उनमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उनका जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था। गांव की पृष्ठभूमि से आने के कारण वे ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को समझते थे, सामान्य मानवीय की चुनौतियों को समझते थे। इसलिए उनके लिए भक्ति का अर्थ समाज से दूर जाना नहीं, बल्कि समाज के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना था। आज मेरा मन कुछ ऐसे भावों से भरा है जिसे शब्दों में प्रकट करना मुश्किल है।
श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन, श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर के भव्य उद्घाटन का साक्षी बनना, ऐतिहासिक ज्वाला पीठ में समय बिताना, आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे संतों का सानिध्य प्राप्त करना और अब यहां उपस्थित जन समूह के दर्शन करना, ये अनुभव हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को इस अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सम्राट चौधरी की, जिन्होंने आज बिहार में 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लोक भवन में बिहार के राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। शपथ लेने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है और लगातार बधाई देने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए और हम बहुत बधाई देते हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है बिहार के विकास का, उस विज़न पे पूरी गंभीरता से पार्टी काम करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने संवारने का काम किया। उस बिहार को समृद्धि का और विकास का वादा जो मोदी जी ने किया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये शपथ जो ली जा रही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शपथ ली जा रही है और बिहार के विकास की जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, सभी लोग निभाएंगे। मोदी जी ने जो वादा किया जनता से, उस वादे पे खरे उतरने के लिए हम सब काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। और बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमारे एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ बिहार की समृद्धि को सुनिश्चित करने का काम करेगा, ऐसा हम बिहार के आवाम को विश्वास दिलाते हैं। है बागडोर जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री भी साथ में हैं सर। हाँ ठीक है, बाबू और विजय चौधरी, इसमें कहने की कौन बात है भाई। कल आप बहुत भावुक हो गए थे विधानमंडल दल की बैठक में, मतलब नीतीश जी के योगदान को याद। स्वाभाविक था, मैंने कहा था कि मेरे 2 आँख हैं, एक आँख से आंसू बह रहे हैं सुख के और एक आँख से आंसू बह रहे हैं दुख के। दुख इसलिए कि जो जीतन मांझी आज है नीतीश कुमार जी के द्वारा ही पहचानित है। अगर 14 में उन्होंने मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया होता, और ये भी सोचने की बात है कि एक दलित महादलित के बच्चा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और आज हमको भारतवर्ष में नाम है, लोग जानते हैं, एक कहानी नीतीश कुमार की है, तो मेरे आंख में आंसू कैसे ना आते। सम्राट जी भी तो आपके कैबिनेट में मंत्री थे सर। हाँ, वो मेरे कैबिनेट में मंत्री थे और आज पटना का जो मेट्रो है ये हम ही लोगों का कंसेप्शन था। हम ही ने सम्राट जी को कहा था कि जाइए, उसमें नगर विकास मंत्री थे, लाइए प्रोजेक्ट, और उन्होंने लाया और आज पटना में मेट्रो बन रहा है। इसीलिए हमको सुख भी है कि हमारे आंख के सुख के आंसू बहते थे। बहुत समय तक एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लकीर खींची थी, सुशासन स्थापित किया था, इसको और दुगुनी गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे। विपक्ष निशाना साध रहा कहीं। अरे लालू यादव जो मुख्यमंत्री बने थे तो आरएसएस और भाजपा के न समर्थन से बने। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ये विश्वास जनता को दिलाता हूं कि जो उम्मीदें उनकी इस नए नेतृत्व वाली सरकार से, एक युवा नेतृत्व वाली सरकार से है, उस विश्वास को पे हम लोग पूर्णतः खरा उतरेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के नए उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की, जिन्होंने आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इसके साथ ही जब उनसे आगे आने वाले समय में बिहार के विकास को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आगे भी बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का जो मार्गदर्शन है उसी पर बिहार काम करेगा। निभावेंगे उसको ईमानदारी पूर्वक। ये बार-बार सवाल उठा कि अन्य मंत्री लोग नहीं लिए हैं शपथ। बिहार के विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का जो संरक्षण है उसके आधार पर आगे बढ़ा है। ये निभावेंगे उसको ईमानदारी पूर्वक। ये बार-बार सवाल उठा कि अन्य मंत्री लोग नहीं लिए हैं शपथ। बिहार के विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का जो संरक्षण है उसके आधार पर आगे बढ़ा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे संसद के विशेष सत्र के बुलाए जाने और परिसीमन को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है और परिसीमन के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा जो है उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। नहीं, क्या कहूं, कोई स्टडी हुई, कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें तो आप कुछ भी कर बैठिए। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था, हमारी कुछ मांग थी कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आज हैं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई इस गंभीर मुद्दे पे। खबरें सोर्सेस के हिसाब से चल रही हैं, चिट्ठियां निकलवाई जा रही हैं, फलाना भूतपूर्व राष्ट्रपति, चिलाना ये, कल को क्रिकेट प्लेयर, ये सब लिखेंगे। किसी ने विरोध तो नहीं किया ना उस पर। हमें दिक्कत है आपके तौर तरीके से, आपके इस मसौदे से। कैसे तय किया कि ये ईयर को नहीं लेना है? क्यों तब कहा था कि 27 में ये सोचेंगे? वुमेन रिजर्वेशन तो इमीडिएट लागू हो सकता था, इमीडिएट। आज करिए बाकी चीजों के लिए, लेकिन गहन चिंतन करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश को एक और समस्या से जूझना पड़े। हमारे पास समस्याओं की कमी नहीं है, फॉल्ट लाइंस और ना बढ़ाए जाएं। सर आज तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, मीटिंग से पहले स्ट्रेटजी भी बोलना उचित नहीं है। मेरे बिहार लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। कोटा विद इन कोटा को लेकर के हमारा एक ओपिनियन है, कायदे से कई दलों में अब उस पर चर्चा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो पूरा मसौदा है डिलिमिटेशन को लेकर के, इसमें जिस प्रकार की मैच्योरिटी गवर्नमेंट की ओर से आनी चाहिए थी, उस मैच्योरिटी का शतांश भी हमने नहीं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की, जिन्होंने आज मुबारक चौक में विकास कार्य का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने जो है आज मुकरबा चौक के विकास कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि इस चौक पर बार बार जाम जो है वो लगता है और उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हमारे विभाग ने 3 टनल बनाए हैं जहाँ से आवागमन हो सके। कि आज हम यहाँ पे मुकरबा चौक पे हैं और यहाँ पर बार बार एक बहुत बड़ा जाम ऊपर के रास्ते में लगा रहता है, तो इसको पूरा डिकंजेशन करने के लिए यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ने 3 यहाँ पे टनल बनाई है। छोटी टनल है जहाँ से 2 व्हीलर और जो लोग यहाँ से पैदल यात्री होंगे वो यहाँ से गुजर सकेंगे, और उसके आगे भी बड़ी ट्रेन है जहाँ से 4 व्हीलर जा सकेंगे। तो ये बड़ी ट्रेन हमारी 2 ट्रेन, एक तो भी स्टार्ट कर देंगे, दूसरा आगे एक यहाँ से फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड और उसको बादली से मिला के, ताकि पूरे एरिया को हम अपना डिकंजेस्ट कर सकें। तो अभी इसका 98% काम पूरा हो चुका है, अभी खाली फिनिशिंग का काम चल रहा है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी इसका डेट देंगे उद्घाटन का, तब इसका बहुत ही जल्दी इसी महीने में हमारा प्लान है उद्घाटन करने का, और यहाँ से ट्रैफिक का आवागमन वो शुरू हो जाएगा। हजारों गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी, तो ऊपर भी इसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो दिल्ली में ऐसी बहुत सारी स्टडी चल रही है कि जहाँ जहाँ पे भी अभी जाम लगा रहता है उसके लिए हमारी ट्रैफिक स्टडी चल रही है और उन सारे पॉइंटों पर हमारा काम जारी है। राज्यों के जो वाहन है वो भी बड़ी संख्या में आते हैं और उस कारण भी काफी ज्यादा जो ट्रैफिक कंजेशन वो यहाँ बढ़ जाता है।
जो हमने इसके पीछे यूरिया 2 बनाई, उससे बहुत बड़ा जो हरियाणा से राजस्थान से ट्रैफिक आता था, वो आज वो रोड बनने से उसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाता है। और ऐसे ही अभी जो लोग बाहर से ट्रैफिक यहाँ से आता है, अभी हमारी 2-3 रोड का और भी प्लान चल रहा है। तो ये क्योंकि रिंग रोड है, इसके ऊपर में एलिवेटेड रिंग रोड, इसका भी हमारी DPR बन रही है। तो बहुत सारे अभी हमारा दिल्ली में 25 फ्लाईओवर के ऊपर में काम चल रहा है। बहुत सारी जहाँ पे रेलवे लाइन्स है, उसके नीचे टनल करके 2 क्षेत्रों को, 2 विधानसभा को कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे पंजाबी बाग है, पंजाबी बाग से पीरागढ़, ये इसके साथ साथ में रेलवे लाइन चलती है, और इस तरफ में पंजाबी बाग है, और यहाँ पे पश्चिम विहार है, यहाँ पे मादीपुर है, और इसके इस तरफ में रानी बाग है, पीतमपुरा है। वहाँ के लोगों को जाने के लिए आपस में एक दूसरे के, तो या तो उनको पीरागढ़ी चौक से जाना पड़ता है या उनको पंजाबी बाग से आना पड़ता है। तो ये बीच में 5 किलोमीटर का गैप है। ये पूरी क्योंकि रेलवे लाइन है, अगर हमारी योजना चल रही है कि अगर उसके नीचे से 1-2 टनल और यहाँ के रास्ते को जोड़ दें, तो वहाँ पे भी हमको जाम से हमें मुक्ति मिलेगी। ऐसी दिल्ली में जितनी भी रेलवे लाइन्स है, वहाँ पे 2 विधानसभा को वहाँ पे टनल बना के, एलिवेटेड रोड बना के कैसे जोड़ा जा सकता है। मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी स्टडी चल रही है, और जो स्टडी होती रहती है, जहाँ से ट्रैफिक का कंसल्टेंट से NOC आ जाता है, उसके ऊपर में हमारा पूरा प्रयास जारी है। सर, इस अंडरपास में पहले ही पानी की समस्या का ध्यान रखना है कि बारिश में पानी ना इकट्ठा हो, पानी ना हो। पूरा जो हमने स्लोप का यहाँ पे ध्यान रखा है, पूरे यहाँ पे ड्रेन बनाई गई है, ताकि बारिश की एक भी बूंद यहाँ पे नहीं दिखाई दे। सर, कुछ समय पहले ऊपर फ्लाईओवर भी फट गया था। देखिए, जब ये जो हमने टनल बनाई है, ये सारा बॉक्स पुशिंग का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये सारे बॉक्स होते हैं, पहले उनको प्रीकास्ट किया जाता है, फिर उसको पुश किया जाता है नीचे, तो ये पूरी टनल बनती है। तो जब वो पुश कर रहे थे, तो ऊपर से रोड में क्रैक आया था। उसको ऐसा नहीं कि रोड पूरी टूट गई या गिरने वाली थी, अभी तो और ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि उसको नीचे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। तो जो उसमें क्रैक आया, उसको अभी हमारा डिपार्टमेंट ने, अभी क्योंकि बिटुमिन के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी काम नहीं कर पा रहे, मगर अभी मुझे पता लगा है कि गाड़ियाँ आई हैं और वो काम भी हो जाए। कोर्ट ने इस मामले पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये भी सजेशन दिया कि समन्वय समिति का गठन होना चाहिए, ताकि जो जाम की समस्या है जो पिछले कई वर्षों से यहाँ बनी हुई है, सारी समितियाँ गठित हैं, काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं। परिसीमन को लेकर के फिलहाल नया विवाद खड़ा हो गया है, और इस पर लगातार अब विपक्ष के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। वहीं परिसीमन को लेकर के जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी तब आज 3 बजे दिल्ली में खड़गे साहब के घर पे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है। मैं यहाँ रंगरेट में आर्मी का प्रोग्राम कंप्लीट करके वहीं जा रहा हूँ उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या करना क्या नहीं करना है वो हम उस मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। मिल के इंडिया ब्लॉक को जो है फैसला करना होगा कि इस बिल के तहत जो है हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो। आज 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद जब मैं श्रीनगर या जम्मू आ जाऊंगा मुझसे पूछ लीजिए हम क्या करें। देखना, जो हमारा तजुर्बा रहा है, कहने के लिए तो ये कहते हैं ना डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे खींचे गए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ वोटरों को हटा के दूसरी जगह लाया गया, मकसद सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह बीजेपी और बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको फायदा हो। अगर ये बिल उसी मकसद से लाया जा रहा है कि आखिरकार इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो, आम वोटर को ना हो, तो वो हमें देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें आज इस पर बात करने दीजिए, इंडिया ब्लॉक जो है अपना इसमें रिस्पांस तय करे और उसके बाद मैं आपको बता दूं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज लखनऊ में टाटा
सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा मोटर्स प्लांट में बने 10 लाखवें कमर्शियल व्हीकल यूनिट को हरी झंडे दिखाने के लिए पहुंचे। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 8 से 9 वर्ष पहले जो स्थितियां थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, तय कर पाना कठिन था कि सड़क है या गड्ढा है, आज उन तमाम संकटों से हम सब मुक्त हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी, कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा, 60%। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां पर रांची के डोरंडा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय की ओर से जनता दरबार लगाया गया। ये जनता दरबार वार्ड 48 में लगाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में जनता जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंची। जनता कई सारी समस्याओं से परेशान है और उन समस्याओं के निदान के लिए लगातार भाजपा के नेताओं के पास पहुंच रही है। ऐसे में अगर वार्ड 48 की बात करें तो फिलहाल वहां पर गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है और गर्मी में पानी, सड़क सहित कई मुद्दे जो हैं वो हावी हैं। कई सारे समाधान ऐसे हैं जो जमीन को लेकर के हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड 48 की जनता लगातार भाजपा के नेताओं के साथ संपर्क कर रही है और समस्याओं के निदान की बातें कही जा रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय के नेतृत्व में यह जनता दरबार लगाया गया और कई सारे मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण भी किया गया और साथ ही कई समस्याओं को नोट डाउन किया गया और उन्हें उम्मीद दिलाई गई कि आने वाले समय में भाजपा की ओर से इन समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। यानी कि वार्ड 48 की जनता जो है वो फिलहाल कई सारी समस्याओं से परेशान है और उन समस्याओं के निदान को लेकर के लगातार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रही है और उन्हीं समस्याओं के निदान के लिए आज वार्ड 48 में बीजेपी की ओर से जनता दरबार लगाया गया और जनता की समस्याओं को सुना गया। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।